बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर बेसिक फिजियोलॉजी सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जब बॉडी उन कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के लिए यूज़ कर लेती है तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। आपकी बॉडी आइडली जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो 4.4 से 6.1 मिलीमोल के दरमियान में रखती है। जो नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज कंसनट्रेशन की ब्लड के अंदर वो 4.4 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर तक होती है। इंसुलिन आपकी पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। ये जो बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, पैंक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और आपके ब्लड शुगर को कम कर देती है। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, इसको हम बिल्डिंग हार्मोन कहते हैं। ये हमेशा स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन इंसुलिन के लेवल बढ़ जाते हैं जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो जब आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल ज़्यादा होंगे तो इंसुलिन की अमाउंट भी बढ़ जाती है। इंसुलिन दो तरीके से ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। पहला तो ये करता है कि सेल्स को से ग्लूकोज का इस्तेमाल कराता है, कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा देता है आपके सेल्स के अंदर, ताकि सेल्स फ्यूल के तौर पे ग्लूकोज को यूज़ कर ले और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। दूसरा ये करता है कि आपके लिवर और मसल सेल्स को के ऊपर काम करेगा और वहाँ से उनको कहता है कि वो ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लें और स्टोर कर लें मसल और लिवर के अंदर एज अ ग्लाइकोजन। तो इस तरह भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। एक तो लिवर सेल्स और मसल सेल के ऊपर एक्ट करेगा। लिवर सेल मसल सेल्स ब्लड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे एज ए ग्लाइकोजन। दूसरा क्या करता है, ये सेल के अंदर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करा देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन ज़रूरी होता है सेल्स के लिए ताकि वो ब्लड से ग्लूकोज लें और उसको एज ए एनर्जी के तौर पे या फ्यूल के तौर पे यूज़ करें। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं होगी तो सेल आपके ब्लड से ग्लूकोज नहीं ले सकेंगे, उनको ग्लूकोज एज अ फ्यूल नहीं मिलेगा अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा जो मेन हार्मोन होता है वो आपका ग्लूकागोन होता है। ये भी पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। अब ये पैंक्रियास के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं उसके अल्फा सेल से ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ग्लूकागोन आपका कैटाबॉलिक हार्मोन होता है, इसको हम ब्रेकडाउन हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई स्ट्रेस होगा या जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं तो ग्लूकागोन रिलीज होता है। ये लिवर से ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करा के उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही है लिवर में। दूसरा, ये लिवर को कहता है कि वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दें और फैट्स को कन्वर्ट कर दें ग्लूकोज के अंदर, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकागोन ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है लिवर के अंदर फैट्स और प्रोटीन से ग्लूकोज बना के, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कराता है कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन आपके लिवर के अंदर है उसको ब्रेक डाउन कराता है उसकी ग्लूकोज में। कीटोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमेना है, ये तब होता है जब आपकी ग्लूकोज की सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाती है और जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं वो भी एग्जॉस्ट हो गए हैं। आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया है, ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा है, तो कीटोजेनेसिस हो जाती है। जैसे कि फास्टिंग स्टेट के अंदर अगर कोई प्रोलॉन्ग फास्ट करता है तो उसके अंदर भी कीटोजेनेसिस डेवलप हो जाती है। लिवर फैटी एसिड्स लेगा और उनको कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कीटोन्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड होते हैं, जिनको एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं और ब्रेन फिर कीटोन्स को यूज़ करता है। कीटोन्स का बनना नॉर्मल होता है, हेल्दी लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है जब आप फास्टिंग कंडीशंस के अंदर होते हो, या फिर जब आप लो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो या हाई फैट डाइट ले रहे हो तो कीटोन्स का बनना नॉर्मल है। क्योंकि जब आप फैट्स बहुत ज़्यादा लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम लोगे, तो आपका लिवर फैटी एसिड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैटी एसिड्स वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड्स ही होते हैं जो कि एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। ब्रेन इनको यूज़ करता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। और जो कीटोन्स का बनना है वो एक नॉर्मल इंसान के अंदर नॉर्मल होता है। हेल्दी इंसान के अंदर कीटोन्स बनते हैं जब आप फास्टिंग कंडीशंस के अंदर, या जब आप लो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो या फैट्स ज़्यादा ले रहे होगे। कीटोन्स के लेवल को हम यूरिन के अंदर मेजर करते हैं डिप्स्टिक टेस्ट से, और ब्लड के अंदर मेजर करते हैं कीटोन मीटर से। जिन लोगों को कीटोसिस डेवलप हो जाती है उनके सांस के अंदर एक स्पेसिफिक ब्रेथ स्मेल होती है जिसे हम कहते हैं एसीटोन स्मेल होती है। नॉर्मल लोगों के अंदर होता है कि जो कीटोन एसिड्स होते हैं या जो कीटोन्स होते हैं वो बफर हो जाते हैं, इसलिए आपका जो ब्लड होता है वो एसिडोटिक नहीं होता है।
लेकिन ऐसे लोग जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, जब उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिक जिनको कीटोसिस होती है, कि ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज है लेकिन सेल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो सेल्स क्या करेंगे, कीटोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जो हाइपरग्लाइसीमिक कीटोसिस होती है उसके अंदर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को, और इस कंडीशन को हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं। अब वजह क्या होती है कि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाती है, ये क्लियर नहीं है। वो जेनेटिक भी हो सकती है या किसी वायरस की इन्फेक्शन भी हो सकती है, जैसे कॉक्सेकी बी वायरस या एंटेरो वायरसेस की वजह से भी आपकी पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर सकती हैं। अब हमने पहले पढ़ा कि जब इंसुलिन नहीं होगा तो आपके जो सेल हैं बॉडी के, वो ग्लूकोज को नहीं यूज़ कर सकेंगे ब्लड से, और उसको एज अ फ्यूल नहीं यूज़ कर सकेंगे। इसलिए जो सेल्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर फास्टिंग स्टेट हो गई है, कोई ग्लूकोज की सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में तो है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होंगे वो हाई हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज है लेकिन सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तब होती है जब एक पर्सन के अंदर एक तो इंसुलिन जो होती है वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर नहीं होती है, या तो वो खुद उसकी बॉडी एडिक्वेट अमाउंट के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या फिर अगर उसको डायबिटीज़ है तो वो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर इंसुलिन इतनी नहीं ले रहा है कि वो उसके को कंपनसेट कर सके इंसुलिन की डिमांड को। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तब होती है जब आपकी बॉडी के अंदर इतनी ग्लूकोज नहीं होती है कि वो ग्लूकोज को प्रोसेस कर सके और ग्लूकोज को यूज़ कर सके। जो मेन प्रॉब्लम होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, वो 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो कीटोएसिडोसिस हो जाएगी, कीटोन एसिड्स बन जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। दूसरा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है। तीसरा, उसका पोटाशियम का इम्बैलेंस हो जाता है। अब हमने पढ़ा कि जो कीटोजेनेसिस होती है वो स्टार्विंग कंडीशंस के अंदर होती है, स्टार्विंग स्टेट के अंदर होती है। तो जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उनको लगेगा कि एक स्टार्विंग स्टेट है बॉडी की, तो सेल्स के अंदर कीटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है ताकि वो कीटोन्स को एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सके। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, पेशेंट के ग्लूकोज के लेवल भी बढ़ते रहते हैं और साथ कीटोन्स के लेवल भी बढ़ते रहते हैं। स्टार्ट में होता है कि किडनी बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करती है और कीटोन एसिड्स को काउंटरएक्ट कर देती है ब्लड के अंदर, और पीएच को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। किडनी बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करके कीटोन एसिड्स की वजह से जो आपका ब्लड की पीएच डिक्रीज हो रही होती है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो कीटोन एसिड्स आपके उस बाइकार्बोनेट को भी यूज़ कर लेते हैं और आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं। जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किडनी से भी आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज फिल्टर होके आना स्टार्ट हो जाता है। जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा आएगा तो वो साथ अपने पानी को भी लेकर आता है, दैट इज़ ऑस्मोटिक डायूरेसिस। इसी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है जिनको डायबिटीज़ होती है। अब उनको पोलीयूरिया डेवलप हो गया तो उनको सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उनको लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो आपका थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है, तो इसको हम कहते हैं पोलीडिप्सिया। अब पोटाशियम इम्बैलेंस में इंसुलिन पोटाशियम को सेल के अंदर लेके जाती है। जब इंसुलिन नहीं होगी तो पोटाशियम आपके सेल के अंदर नहीं जाएगा और ना ही सेल के अंदर स्टोर होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका सीरम पोटाशियम होगा वो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि किडनीज जो होती है ना वो आपके ब्लड पोटाशियम को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं आपके यूरिन के अंदर पोटाशियम की एक्सक्रीशन करा के। लेकिन जो आपका टोटल बॉडी पोटाशियम होगा वो लो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पोटाशियम आपके सेल के अंदर स्टोर नहीं हो रहा होता। जब आप पेशेंट का इंसुलिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो पेशेंट को सीवियर हाइपोकैलेमिया डेवलप हो जाता है, जिसमें उनका सीरम पोटाशियम लेवल बहुत जल्दी कम हो जाता है और इसकी वजह से उनको फैटल एरिथमियाज भी डेवलप हो जाते हैं। हाइपोकैलेमिया इसलिए होगा क्योंकि जो इंसुलिन है वो पोटाशियम को सेल्स के अंदर लेके जाती है, तो आपके ब्लड पोटाशियम लेवल्स कम हो जाते हैं जब आप पेशेंट को इंसुलिन देते हो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उनको हाइपोकैलेमिया सीवियर हाइपोकैलेमिया होता है और बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फैटल एरिथमियाज भी डेवलप हो जाते हैं। प्रेजेंट कैसे करती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? ये एक इमरजेंसी होती है, इसमें पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, कीटोसिस हो जाएगी या कीटोएसिडोसिस हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है जिसमें बाइकार्बोनेट के लेवल कम होते हैं, साथ पोटाशियम का इम्बैलेंस हो जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे?
यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, नॉजिया वॉमिटिंग होती है, एसीटोन ब्रेथ आती है, डिहाइड्रेशन और साथ उसको ब्लड प्रेशर लो हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन के बाद हाइपोटेंशन हो सकती है, कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो सकती है और इवन पेशेंट को सेप्सिस भी डेवलप हो सकती है। लेकिन जो सबसे खतरनाक सिम्टम्स है ना वो डिहाइड्रेशन है, पोटाशियम का इम्बैलेंस होना है और एसिडोसिस है। इवन इनसे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे प्रायोरिटी पे ना हमने पेशेंट की फ्लूइड रिससिटेशन करनी होती है, उसकी डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है, उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना है और उसकी एसिडोसिस को करेक्ट करना होता है। और साथ फिर हमने उसको इंसुलिन इन्फ्यूजन देनी होती है ताकि ग्लूकोज जो है उसके सेल्स के अंदर जाना स्टार्ट हो और उसकी मजीद कीटोन बॉडीज़ की कीटोन्स की प्रोडक्शन स्टॉप हो। डायग्नोसिस हम कैसे कहते हैं डीके के पेशेंट को या डायबिटिक कीटोसिडोसिस के पेशेंट को। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हॉस्पिटल के लिए होता है जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 11 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाए, ब्लड कीटोन्स 3 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाए और पीएच अगर आपकी 7.3 से कम हो जाए। पीएच आपकी 7.3 से कम हो जाए इसका मतलब है एसिडोसिस हो रही है। कीटोन्स के लेवल ब्लड के अंदर 3 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाए और ग्लूकोज लेवल ब्लड का 11 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाए। अब ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं डायबिटिक कीटोसिडोसिस का। यहाँ पे इसका निमोनिक दिया हुआ है फिग पिक। प्रोटोकॉल होता है जिसको हमने यूज़ करना होता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस को ट्रीटमेंट करते हुए। सबसे पहले एफ से आ जाएगा फ्लूइड्स देने हैं, आईवी फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, आपने उसको नॉर्मल सलाइन देना है, 1 लीटर फॉरन लगाना है, उसके बाद 4 लीटर्स आप पोटाशियम को ऐड करके ओवर नेक्स्ट 12 आवर्स लगा सकते हो। 1 लीटर तो आप स्टैट में लगाओगे, जो 4 लीटर्स हैं साथ एडिड पोटाशियम ओवर नेक्स्ट 12 आवर्स हम देंगे। आई से हम इंसुलिन देंगे, इंसुलिन की इन्फ्यूजन देंगे। एक्ट रैपिड जो होती है वो 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से देते हैं। जी से हम ग्लूकोज को मॉनिटर करेंगे और डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं अगर तो उसका ग्लूकोज को मॉनिटर करना होता है और डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन दे सकते हैं अगर तो आपका 14 मिलीमोल पर लीटर से कम है ग्लूकोज लेवल। पोटाशियम को आपने क्लोजली मॉनिटर करना होता है, हर 4 घंटे के बाद आप पोटाशियम के लेवल को मेजर करोगे या पोटाशियम की मॉनिटरिंग करोगे। आपने अंडरलाइंग ट्रिगर्स जैसे कि कोई इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना है, आपने फ्लूइड बैलेंस की चार्टिंग करनी है, कीटोन्स को मॉनिटर करना है। अगर कीटोन्स आप मॉनिटर नहीं कर सकते तो फिर आपने उसके बाइकार्बोनेट लेवल को मॉनिटर करना है। इंसुलिन इन्फ्यूजन को स्टॉप करने से पहले आपने पेशेंट की जो नॉर्मल सबकट इंसुलिन होती है, सबक्यूटेनियस इंसुलिन रेजीम होती है, वो आपने स्टार्ट कर देनी है। एक जनरल रूल है कि आपने पोटाशियम को 10 मिलीमोल पर और से ज़्यादा रेट पर नहीं इन्फ्यूज़ करना होता। पोटाशियम को आप 10 मिलीमोल पर और से ज़्यादा के रेट पे कभी भी ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते हो, कभी भी इन्फ्यूज़ नहीं करते हो। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में, जिसमें सबसे पहले आपको पेशेंट की एजुकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है तो पेशेंट की को अच्छे से समझ होना चाहिए। उसको अपने सबक्यूटेनियस इंसुलिन रेजीम्स के बारे में बताना है, उसको किस तरह से वो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इनटेक करे उसको मॉनिटर करेगा, उसके ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना है जब वो सुबह उठता है, जब वो खाना खाता है, खाने से पहले और खाने के बाद, मॉर्निंग लेवल ऑन वेकिंग एट ईच मील और बिफोर बेड, रात को सोने से पहले आपने उसके ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना है और मैनेज करना है कॉम्प्लिकेशंस को, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस को भी और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को भी। यूजुअली जो इंसुलिन को हम देते हैं वो हम कम्बिनेशन में देते हैं। एक हम यूज़ करते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो आप दिन में एक दफ़ा लगाते हो, और साथ हम एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं जो खाने से आधा घंटा पहले आप लगाते हो। कोई भी आप मील ले रहे हो उससे आधा घंटा पहले आपने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगानी होती है। अगर आप एक ही जगह पे बार बार इंसुलिन को लगाओगे जो सबक्यूटेनियस इंसुलिन होती है तो वहाँ पे आपको लाइपोडिस्ट्रॉफी डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसमें आपकी जो सबक्यूटेनियस फैट होती है वो हार्ड हो जाती है और फिर पेशेंट की उस वाली स्किन से आपकी या सबक्यूटेनियस फैट से आपकी प्रॉपर्ली इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है उस स्पॉट से। आपने पेशेंट को कहना है कि वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर जो है वो इंसुलिन को इंजेक्ट करेगा साइकिल्स में, कभी एक जगह पे, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे। और अगर एक ऐसा पेशेंट आ रहा है जो कि इंसुलिन लगा रहा है और स्टिल वो कह रहा है कि उसके ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपने उसकी साइट को चेक करना है कि वो कहाँ लगाता है, कहाँ इंजेक्ट करता है, और आपने वहाँ पर चेक करना है कि वहाँ पर लाइपोडिस्ट्रॉफी तो नहीं हुई हुई। अब शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं इसमें आपने इमीडिएट इंसुलिन के साथ रिलेट करती हैं, ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट के साथ करती हैं। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन के अंदर या तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाएंगे या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स का। हाइपोग्लाइसीमिया में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो गया। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो अवेयर होते हैं जब उनको हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे जब आपको सिवियर हाइपोग्लाइसीमिक होता है पेशेंट्स को नहीं पता चलता। कुछ मरीजों को इसमें ट्रेमर्स होते हैं, स्वेटिंग होती है, इरिटेबल हो जाता है, डिजीनेस होती है, पैलर डेवलप हो जाता है।
और अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो आपको कॉन्शियसनेस आपकी रिड्यूस हो सकती है, पेशेंट कोमा में हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर तो किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो गया तो आपने उसको कम्बिनेशन देना होता है रैपिड एक्टिंग ग्लूकोज का, जिसमें आपकी ग्लूकोजेट आती है, और स्लो एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स का। जो स्लो एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें आपके बिस्किट आ जाते हैं, टोस्ट आ जाते हैं, और साथ आपने रैपिड एक्टिंग ग्लूकोज के कम्बिनेशन में आपने उसको देना होता है ताकि आपको जो रैपिड एक्टिंग ग्लूकोज है वो यूज़ हो जाए। अब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए आप आईवी डेक्सट्रोज देते हो और इंट्रामस्कुलर ग्लूकागोन लगाते हैं। मसल के अंदर हम ग्लूकागोन का इंजेक्शन लगाते हैं और साथ आईवी उसको हम डेक्सट्रोज देते हैं। अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप नहीं हुई है लेकिन वो इंसुलिन लगा रहा था लेकिन उसके अब ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसको अपनी इंसुलिन की डोज बढ़ाने की ज़रूरत है। अब पेशेंट को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको उसकी बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इंसुलिन का उसको पता हो और वो डोज एडमिनिस्टर कर सके जिससे उसका हाइपरग्लाइसीमिया करेक्ट हो जाए। उनको पता होना चाहिए कि अगर वो 1 यूनिट इंसुलिन का बढ़ाएंगे तो उनका कितना ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो 1 यूनिट लगाते हैं नोवोरैपिड का तो उनका ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल 4 मिलीमोल पर लीटर कम हो जाता है। लेकिन बात याद रखनी है कि जब आप इंसुलिन लेते हो तो उसको कुछ घंटे लगते हैं अपना असर दिखाने में। अगर आप रिपीटेड डोज करोगे तो उससे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर तो किसी को डीकेआई डेवलप हो गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेवलप हो गई, तो आपने पेशेंट को एडमिट करना होता है हॉस्पिटल में और अंडर हॉस्पिटल आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। अब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं, उसमें आपकी मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ेंगे। तो जब बहुत अरसे तक हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहते हैं, तो आपकी ब्लड वेसल्स के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब इसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो लीकी हो जाती हैं और वो मैल फंक्शन वेसल्स हो जाती हैं और वो रीजनरेट भी नहीं कर पाती हैं। हाई ग्लूकोज लेवल या हाई शुगर जब आपकी ब्लड के अंदर होती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है और इस तरह से आपके जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए एक ऑप्टिमल इन्वायरमेंट मिल जाता है थ्राइव करने के लिए। 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं अब आपकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में, एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर आपकी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है जो कि मेन कॉज ऑफ डेथ होती है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि उनको पेन भी ऐसा नहीं होता है। पेरिफेरल इस्कीमिया की वजह से उनको डायबिटिक फुट डेवलप हो जाता है, पुअर हीलिंग अल्सर्स हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो जाती है। माइक्रोवास्कुलर के अंदर उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, आइज इफेक्ट हो जाती हैं, किडनीज इफेक्ट हो जाती हैं, जिसमें ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है। अब इन्फेक्शंस उनको डेवलप हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, नमूनिया डेवलप हो जाता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को, उनके स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ की इन्फेक्शन हो जाती हैं ज़्यादातर फीट के ऊपर क्योंकि उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी है। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, ऑरल और विजाइनल कैंडिडियासिस कॉमन होती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में। अब हम मॉनिटर कैसे करते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को? हम उनके HbA1c लेवल जो होता है उससे हम ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, काउंटेड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है। ये हमें बताता है कि कितना ग्लूकोज आपके एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। ये हमें एवरेज जो है ना 3 महीने की ग्लूकोज लेवल्स के बारे में बताता है क्योंकि जो RBC का लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 4 मंथ्स ही होता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो आपने हर 3 से 6 महीने बाद आपने उनका HbA1c लेवल रिपीट कराना होता है। जो HbA1c का सैंपल होता है वो हम रेड टॉप EDTA बॉटल के अंदर लेते हैं और लैब्स में ये टेस्ट होता है। दूसरा आता है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज। ये जो हमारे पास ग्लूकोमीटर होते हैं उससे हम कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज को मुहैया करते हैं जिससे हमें इमीडिएट रिजल्ट मिल जाते हैं। जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो इस मशीन के थ्रू, ग्लूकोमीटर के थ्रू अपने कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मुहैया करके सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं शुगर लेवल्स की। थर्ड पे आता है आपके फास्टिंग ग्लूकोज मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं फ्री स्टाइल फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग। आई स्किप द वर्ड फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ये एक सेंसर होता है जो कि आपकी स्किन के ऊपर अटैच हो जाता है, जो कि आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेजर करता है। इसमें 5 मिनट का लैग होता है ब्लड ग्लूकोज के। ये जो सेंसर होता है ये आपको ग्लूकोज की रीडिंग्स देता है शॉर्ट इंटरवल्स के ऊपर, तो हमें बहुत एक अच्छी चीज़ मिल जाती है जिससे हमें ग्लूकोज लेवल ओवर द टाइम पता चलते रहते हैं। जो यूज़र होता है ना वो स्वाइप करता है रीडर को सेंसर के ऊपर, तो रीडर से जो है हमें ब्लड शुगर की रीडिंग्स पता चल जाती हैं। आपने सेंसर को हर 2 हफ्ते के बाद रिप्लेस करना होता है फ्री स्टाइल लिबर सिस्टम के लिए, लेकिन ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है और ये आपकी जो रीडिंग्स है वो 5 मिनट के बाद देती है। इसमें एक लैग होता है 5 मिनट्स का। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा तो उससे फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटर के ऊपर 5 मिनट के बाद आएगा। तो फिर उस तरह के केस में आपको कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज से ही इंस्टेंट रीडिंग्स लेने की ज़रूरत होती है।